वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। आप लोगों को यहाँ पर टोटल चैप्टर अवेलेबल होंगे। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और जितने भी चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 देखे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री मैं आप लोगों को यहाँ पर आज टीच करने वाला हूँ और बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो पूरे सॉल्व कराऊंगा मैं आपको अच्छे से विद एग्जांपल। जितना भी प्रिपरेशन हो, प्रॉब्लम हो, एग्जांपल हो, न्यूमेरिकल एग्जांपल हो, जहाँ डायग्राम हो, जितनी भी चीजें हैं हम यहाँ टोटल क्लियर करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो बस उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए वीडियो बहुत कम टाइम की है, ओके, और आप लोग इतने कम टाइम में भी अगर वीडियो को फॉरवर्ड करते हो, स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं आपको, आप लोग वीडियो पहले देखिए। एक दिन आप लोग आधे घंटे की, 20 मिनट की, 10 मिनट की देखते हो सही, उसके बाद में खुद आप डिसीजन ले सकते हो कि वीडियो कहां तक की आपको समझ में आ रही है और नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली पूरी वीडियो समझ में आएगी। बस शर्त यह है कि आपको देखना चाहिए अच्छे से, ओके, क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो और मेरा ये पैटर्न है, मेरा ये मतलब जो क्राइटेरिया है कि मैं बच्चों को बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पढ़ाता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में कौन सा आएंगे, कैसे आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है टोटल चीजें। 1 मार्क्स के लिए आपको कैसा लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कैसा लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, क्या लिखना है, पूरा कॉन्सेप्ट में ये प्रूफ के साथ बताता हूँ आपको कि हमको जो एक शीट मिलती है, आंसर की बोलते हैं उसको, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि बच्चे को, अगर बच्चे ने ये जो है तो 3 मार्क्स के लिए इतना 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 लिखा होगा तो आपको इतनी इतनी मार्क्स उसको ऐसे देना है। तो पूरा क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं टोटल चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ और मेरा क्राइटेरिया यही है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे पढ़ाता हूँ, कॉलेज में भी ऐसे पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों को एक्चुअल आपके सामने जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि आप बोर्ड का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर नहीं टीचिंग करूंगा, मैं आपको आपकी स्क्रीन पर टीचिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर बोर्ड पर टीचिंग करूंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। मतलब मैं पहले लिखाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको आपकी स्क्रीन पर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जहां जरूरत है वहां पे डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू हम चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री देखते हैं। ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर, आपके अपने सामने। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया ये बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो टोटल चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसका जो है तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 1 पॉइंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोर्ड के एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपको बताना है। तो देखिए क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस क्या है, विच फॉर्म्स आयंस। द सब्सटेंस विच फॉर्म्स आयंस। आयंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए याद रखो, केटायन एक होता है, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है तो ऐसा सब्सटेंस जो दो फॉर्म में डिवाइड हो, एक होता है केटायंस और एक होता है एनायन। कब? when dissolved in water। कब? when dissolved in water, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस वक्त जो है तो ऐसा सब्सटेंस जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक केटायन और एक एनायंस, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl, HCl। देखो जब कभी भी अगर NaCl और HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो Na जो है तो केटायन होता है और Cl एनायन होता है। ओके, एनायन जो है तो निगेटिव को बोलते हैं और केटायन पॉजिटिव को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए साथ ही में देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कि कौन कौन से प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स की जो है तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1 क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और नंबर 2 क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं
और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं मैं आपको कंटिन्यू बताता हूं एक एक स्टेप करके और एग्जांपल के साथ में। ओके, तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले नंबर 1 स्टेप देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? देखिए ये रहे आपके सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशंस विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश किया। वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, एक सेंटेंस आप यहाँ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली, कब पता है क्या, कब कंप्लीटली कब वो आयोनाइज होगा? आयोनाइज होना मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन और केटायन फॉर्म करना। कंप्लीटली मतलब जितना भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में डालोगे, H2O में डालोगे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे NaCl आपने H2O में डाले ऐड किए, तो ये NaCl कंप्लीटली जो है तो डिसोसिएट हो जाएगा एक केटायन में और एक एनायन में। ओके, तो जो ऐसे कंप्लीटली जो है तो डिवाइड हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मींस ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयोनाइजिंग हो जाए। आयोनाइजिंग होना मतलब क्या होता है? आयोनाइजिंग का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू केटायन एंड एनायन, है ना, केटायन और एनायन में डिवाइड होना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या एग्जांपल है आपके सामने? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए आपके सामने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, हम आगे कंटिन्यू देखेंगे। बाय द वे अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं ना, जो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हो जाए या आयोनाइज्ड हो जाए, अलग अलग आयन उसके बन जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे? देखिए आपके सामने वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स विच प्रोड्यूस लो आयन इन सॉल्यूशंस। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो लो आयंस को प्रोड्यूस करे, बहुत कम जो है तो अमाउंट में आयंस को प्रोड्यूस करे, उसको बोलेंगे हम ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक है ना। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रोड्यूस करे लो आयंस। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल वीक एसिड और वीक बेस, एकदम कॉमन, इसके अपोजिट। ओके, देखो इसमें जो है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस। ओके, इज इट क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं अगली स्टेप। हम कंटिन्यू यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस? बोर्ड के एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, कि किसको बोलते हैं? तो एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस में है। इट इज डिफाइंड एज, देखो उसको किस तरह से डिफाइंड करते हैं, इट इज डिफाइंड एज fraction of total number of moles of electrolyte which dissociate into its ions at equilibrium. ओके, मतलब क्या बता रहे स्टूडेंट, पता है कि एकदम कॉमन सेंस में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नंबर इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, अल्फा का सिंबल होता है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप लोग समझना चाहो तो समझ सकते हो। देखो क्या बता रहा है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एकदम कॉमन है। अगर आप ये डेफिनेशन ना समझ पाओ तो आप ये भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर नीचे लिखा है ना, तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इसका फ्रैक्शन हो रहा है, और फ्रैक्शन जिससे भी करेंगे उसकी वैल्यूज ऊपर लिखी जाती है। तो अल्फा मतलब डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका आप लोग अगर परसेंटेज मालूम करना चाहो कि परसेंट क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन, तो आप लोग इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इस तरह से। ओके, देखो परसेंट डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? डिसोसिएशन है ना, किसको बोलते हैं? देखिए डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। ओके, मतलब जितना भी परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है उसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी मिलेगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। या फिर आपको अगर परसेंट डिसोसिएशन मालूम करना है, कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप लोग क्या करोगे, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू डिसोसिएशन ऑफ, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100।
तो इससे आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि कितना परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिसोसिएट या डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, एकदम कॉमन है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोगों को एक ही में देखकर समझना चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोग जो है तो ये भी जो डेफिनेशन है इसकी, है ना, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे कंटिन्यू, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आई विल इंट्रोड्यूस इन फ्रंट टू यू। मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ क्या चीज को, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बोर्ड के एग्जाम में जो है तो नियर अबाउट 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के साथ एग्जांपल्स के साथ में आता है कि आप इसके एग्जांपल के साथ में लिखिए व्हाट इज अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू राइट व्हाट, जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखना होगा आपको। ओके, जब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन अर्हेनियस या एक्सप्लेन अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, जो अर्हेनियस की साइंटिस्ट है, इन्होंने एसिड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस किया था हमारे सामने। देखिए, इन्होंने बेस भी किस तरह से बताया, तो वो भी देखेंगे हम। पहले देख लीजिए कि उन्होंने एसिड को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था। देखो यहाँ पर अभी कुछ साइंटिस्ट के नेम आएंगे, अर्हेनियस है, ओके, उसके बाद में जो है तो ब्रोंस्टेड लोरी है, और भी साइंटिस्ट है। लेकिन अभी हम पहले अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन्होंने क्या बताए थे। देखो, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं पता है? सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो क्या कंटेन करता हो, हाइड्रोजन, और एंड गिव्स राइज टू, और प्रोड्यूस क्या करता है, H प्लस आयन इन सॉल्यूशंस। ओके, किसी भी सॉल्यूशंस में एक सब्सटेंस को अगर ऐड करोगे तो इस सॉल्यूशंस के अंदर H प्लस आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो उसको बोलते हैं एसिड। एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पर आपके सामने है HCl, ये एक सब्सटेंस है। HCl क्या है, ये एक टाइप्स का सब्सटेंस है। हम इसको सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे, जब सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में इसको ऐड करेंगे तो H प्लस आयन हमें मिलता है, H प्लस आयन हमें मिलता है, और निगेटिव आयन क्लोरीन मिलता है। तो ये जो H प्लस आयन जब हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें ये इशारा मिलता है, इंट्रोड्यूस मिलता है कि ये जो है तो HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है, क्योंकि अर्हेनियस ये जो साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसको सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन देगा। तो देखो, हमने ये सब्सटेंस है, इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए तो हमको क्या दे रहा है, H प्लस आयन, तो इसको हम बोलेंगे एसिड। ओके, अब बेस देखिए, बेस भी जो है तो बस इसी की तरह सिंपल है, कॉमन है, थोड़ा सा इसके अपोजिट है। देखिए बेस में क्या है, पहले बेस में भी देख लीजिए। बेस किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच कंटेन, देखो द सब्सटेंस विच कंटेन, और देखो क्या कंटेन कर रहा है, OH ग्रुप। क्या कंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स, OH ग्रुप, है ना। और इधर सब्सटेंस क्या कंटेन कर रहा था, सिर्फ H ग्रुप, सिर्फ H ग्रुप। ओके, लेकिन एसिड में क्या होता है, OH ग्रुप कंटेन करता है, और प्रोड्यूस भी क्या करेगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा इन सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, तो ऐसे टाइप्स के सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, बेसिस के। स्टूडेंट्स देखिए इसके एग्जांपल देखिए आपके यहाँ पर सामने है, ये बेस है, ये बेस है। आपको कैसे पता चलेगा ये बेस है, जब आप इसको सॉल्यूशंस में ऐड करोगे ना तो OH अलग हो जाएगा और Na अलग हो जाएगा। मतलब जिसके साथ में भी OH ग्रुप होते हैं वो OH ग्रुप अलग हो जाते हैं, वो OH ग्रुप क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। देख लिया यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशंस में, तो हमें अमोनियम अलग मिल रहा है और हाइड्रोक्साइड अलग मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ओके, जब भी आपको पता करना हो कि ये एसिड है बेस है, तो आप इधर देखोगे। अगर आपको इधर देखने पर पता चलता है कि इधर H प्लस आयन मिल रहा है, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस था, जो यहाँ पे जो सब्सटेंस था, वो क्या होगा, एसिड होगा, वो क्या होगा, एसिड। और अगर OH मिलेगा, OH मिलेगा तो यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, बेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, ये थे हमारे अर्हेनियस की एसिड और बेसिस की थ्योरी। अब मैं आप लोगों के सामने
अरहेनियस की कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ। मतलब ये साइंटिस्ट ने कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे हमारे सामने, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ अरहेनियस थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अरहेनियस के क्या क्या लिमिटेशंस थे वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी, किसके लिए यूजेबल थी? सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए ये यूजेबल थी, एप्लीकेबल थी, है ना, जिसको हम यूज कर सकते थे। नॉट फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। इसके लिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में। ओके, मतलब थ्योरी ने हमको सही से बता नहीं पाई थी। सेकंड बात क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड लाइक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फेरस ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। मतलब ये स्टूडेंट्स कि ये थ्योरी जो थी, अरेनियस की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी ने हमको ये बताने में नाकाम हो गई थी, फेल हो गई थी कि एसिडिक नेचर ऑफ नॉन हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर जो दूसरे कंपाउंड थे उनके बारे में एसिडिक नेचर इसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह से इट फेल्स टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सी कंपाउंड। मतलब जो नॉन हाइड्रोक्सी मतलब OH को छोड़कर जितने भी बेसिक बेसिक कंपाउंड थे उसको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं करी। जैसे कि कौन कौन से कंपाउंड थे, देखो कौन कौन से कंपाउंड थे, अमोनिया, ओके, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, ये सब के बारे में कि ये जो है तो बेस होते हैं, इस थ्योरी ने जो है तो एक्सप्लेन नहीं की। ओके, और लास्ट क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन रोल ऑफ सॉल्वेंट। इसने सॉल्वेंट के बारे में कुछ खास बातें बताई नहीं कि जो सब्सटेंस आप मिला रहे हो सॉल्वेंट में, ओके, तो सॉल्वेंट के किसी भी रूल्स को इसने इंडिकेट नहीं किया। इसलिए अरहेनियस की थ्योरी की ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। ओके, बोर्ड के एग्जाम में आता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ अरहेनियस थ्योरी, 2 मार्क्स के लिए, तो आपको उस वक्त ये लिखते आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू देखते हैं हम अगले स्टेप्स यहाँ पर अब आपके सामने। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नेम है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ओके, ये बहुत ही वैल्यूएबल साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत सारी चीज इंट्रोड्यूस की है और इनका जो नजरिया था, इनका जो सोचने का स्टाइल था, एसिड से रिलेटेड डिफरेंट था, जबकि अरहेनियस का अलग था और इनका सोचने का स्टाइल अलग था। ओके, दोनों साइंटिस्ट की अपनी अलग अलग थ्योरी थी। अरहेनियस का जो सोचने का स्टाइल था एसिड के बारे में और बेस के बारे में डिफरेंट था। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। तो देखिए यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग, है ना, क्या बता रहे, ब्रॉन्स्टेड लोरी जो थे इन्होंने बताया कि एसिड किसको बोलते हैं। देखो इनके अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं, देखो आपके सामने है। एसिड मतलब क्या है इनके अकॉर्डिंग, सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, है ना, सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, हाइड्रोजन को। प्रोटॉन किसको बोला जा रहा है, हाइड्रोजन को। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, है ना, डोनेट करे, सॉरी प्रोड्यूस नहीं करे, डोनेट करे, दे। डोनेट मीन्स क्या होता है, गिविंग, देना। डोनेट मीन्स गिविंग होता है, देना होता है। तो किसको देते हैं ये, टू अनदर सब्सटेंस। किसको देते हैं स्टूडेंट्स, अनदर सब्सटेंस को देते हैं। और इस चीज को क्या बोलते हैं, एसिड। ये किसके अकॉर्डिंग है, अरहेनियस के अकॉर्डिंग है। ये जो साइंटिस्ट है हमारे अरहेनियस, सॉरी ये ब्रॉन्स्टेड लोरी, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करे प्रोटॉन को, और प्रोटॉन क्या है, H+ आयन है ना। और जबकि उनका क्या रूल था, उनका इसके अपोजिट था। चलो खैर, अब सेकंड देखते हैं। इसके एग्जांपल में आपको बता दो, पहले बेस देख लीजिए। बेस किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं बेस। ओके, सब्सटेंस, बेस किसको बोलते हैं, सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करेगा, मींस टेकिंग करेगा, लेगा। ओके, क्या लेगा, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन किससे लेगा, दूसरे सब्सटेंस से, अनदर सब्सटेंस से, दूसरे सब्सटेंस से लेगा, मतलब इससे ले लेगा, ठीक है। तो जो चीज प्रोडक्ट बनेगी उसको बोलते हैं बेस। ओके, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों से प्रोटॉन ले, है ना, तो उसको बोलते हैं बेस। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को प्रोटॉन दे उसको बोलते हैं एसिड।
अब मैं आपको एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक ही उदाहरण में, एक ही एग्जांपल में, एक ही मिसाल में आपके सामने देखो ये है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, ये HCl है, एसिड है, ये बेस है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि HCl एसिड है और अमोनिया जो है तो बेस है? तो इसलिए पता चलेगा हमको कि ये जो एसिड है वो H प्लस आयन अमोनिया को दे रहा है। देखो आप लोग, ये प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन बोला जा रहा है, तो प्रोटॉन इसको देगा। ओके, तो देखो यहाँ पर इसके पास 3 H थे, तो यहाँ पे कितने H हो गए? 4 H हो गए। ओके, और Cl अलग, और इसलिए इसको एसिड बोलेंगे क्योंकि ये दे रहा है ना, इसलिए इसको एसिड बोलेंगे। और ये देखो इसके पास में NH3, अमोनिया के पास में 3 H थे, इसके लिए इसको बेस बोल रहे थे, और इसने क्या किया, एक H एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्टर है, ये क्या है? एक्सेप्टर है, मतलब लेने वाला है। ओके, और ये क्या होता है? डोनर होता है। ये क्या होता है? डोनर होता है। ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस, और जो डोनेट करेगा वो एसिड। इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ओके, आई होप कि आपको इनकी भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए ना टाइम पास करते हुए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर, एकदम सिंपल है। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं? देखो, अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस डिफरिंग बाय प्रोटॉन। सिर्फ इनका डिफरेंट कैसे होता है? प्रोटॉन से होता है। ओके, उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। देखिए ये यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग नंबर पर ध्यान दीजिए। HCl एसिड नंबर 1, HCl एसिड नंबर 1 है ना, और देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे मेरा ये बेस फॉर्म हो जा रहा है। ओके, इसमें से H निकल गया, बेस हो गया। और देखिए यहाँ पर ये बेस था, ये बेस था। ओके, इसने इसका जो है तो एक H ले लिया, क्योंकि इसने इसका H लिया तो इसलिए क्या फॉर्म कर दिया इसने? हाइड्रोनियम। ओके, ये हो गया एसिड। तो इसके लिए इनको क्या बोलेंगे? देखो वन पेयर को क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर 1। और देखो ये 2 नंबर और 2 नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड पेयर बेस नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको बोलते हैं एसिड बेस पेयर। ये पूरे फॉर्म को बोलते हैं एसिड बेस पेयर। और सिर्फ एक बात समझ लीजिए आप लोग, अगर सिर्फ आपको बोलना है कि इसमें कंजुगेट एसिड कौन है, तो ये कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट एसिड है। ये दोनों मिलकर, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होकर पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।